हमने अपनी पिछली क्लास में किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल विभव मापी से निकाल लिया है और समझ लिया है कि जो है विभव प्रवणता और वो लंबाई जिस पर सेल लगा देने पर गैल्वेनोमीटर का शून्य आया, यानी गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन है, जो सुई का हिलना है, जो करंट की उपस्थिति को बताता है, वो शून्य आया। तो इसका मतलब हमने फिर इसमें लूप लॉ लगाकर, इस लूप में लॉ लगाकर, किरचॉफ्स का दूसरा नियम लगाकर हमने पता लगा लिया था कि इस तरीके से हम विभव मापी द्वारा विद्युत वाहक बल बता सकते हैं। अब दूसरा काम, पहला काम हो चुका, यानी विभव मापी से हमने विद्युत वाहक बल का पता कर लिया। अब इसका दूसरा काम क्या है, दूसरा काम देखते हैं। दूसरे काम में हम इस सूत्र को पकड़ के रखते हैं। दूसरे काम में हम इस सूत्र को पकड़ के रखते हैं क्योंकि हमें पता है कि ये सेल का विद्युत वाहक बल बता देता है। ठीक, बाकी चीज़ों को हटा लेते हैं। और इस सूत्र को ऊपर लिख देते हैं। ये सूत्र है, ये मान के चलिए कि ये सूत्र है। अब थोड़ा सा दो विद्युत वाहक बलों की तुलना अगर हम करें तो अगला काम क्या है हमारा, दूसरा काम है इसका दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना, ये इसका दूसरा काम है। उसके लिए हमें इस परिपथ में थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा। सबसे पहली बात, ये जो स्विच है इसे हटा लो, इसे खोल लो इस स्विच को, और इस स्विच को कोई नाम दे दो। ये है स्विच नंबर 1, ऐसे। और इस सेल के ईएमएफ को कोई नाम दे दो, ये है 1, ऐसे। ठीक, और एक ईएमएफ यानी एक विद्युत वाहक बल और लगा लो एक स्विच के साथ में, ऐसे, और इसे भी गैल्वेनोमीटर पे जोड़ लो। ये इसका आंतरिक प्रतिरोध है। हमें पता है इसका काम नहीं है क्योंकि इसमें विद्युत धारा 0 हो जाती है। जब इसका काम होगा तब देखेंगे। तो ये लगा दिया E2 और इस स्विच का नाम दे दो SW2। ठीक, अब लिखते हैं, सूत्र आ गया हमारे पास। हम जिस सूत्र को जोड़ते हैं उसी के हिसाब से हमारे पास रीडिंग आने लगती है, यानी ये L आने लगता है। अब हम क्या करते हैं, इसको एक को L1 कर लेते हैं और एक को L2 कर लेते हैं। देखिए ऐसे, ये क्या है, ये बैलेंस पॉइंट है, नल पॉइंट है, जहाँ गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हुआ, जहाँ गैल्वेनोमीटर में करंट 0 हुई, वहाँ का ये पॉइंट है। ठीक, अब L1 के लिए किसको मान लें, N1 के लिए मान लें पहले वाले सेल को E1 को, E1 कहें या एप्सिलॉन जो भी इसका नाम कहें। ठीक, तो क्या शर्त रखें, जब स्विच S1 बंद है तथा S2 खुला है, अब इसका मतलब हो गया कि इस स्विच को तुमने बंद किया और इसको तुमने खुला छोड़ा। ठीक है, अब तुम्हारे पास पहली रीडिंग आएगी L1 पर, और इस सूत्र के अनुसार तुम्हारा पहला ईएमएफ हो जाएगा KL1। इसके बाद दूसरी बात, ये हो गई बात पार्ट ए में। पार्ट बी में बना दें, जब
स्विच S2 खुला है तथा S1 बंद है। स्विच S1 खुला है, S1 खुला है और S2 बंद है, ऐसे। अब इस स्विच को खोल दीजिए, यहाँ से कोई करंट पास नहीं होगा, इसे खोल दीजिए ऐसे, इसे बंद कर दीजिए। इसका मतलब अब जो करंट होगा इधर से पास होने की कोशिश करेगा, लेकिन उसका मान क्या है? 0। तो इस ईएमएफ का, इस विद्युत वाहक बल का मान किस पे आया? L2 पे आया, बिल्कुल पहले की तरह है। अब हो गया E2 इक्वल्स टू KL2। ठीक, अब इसे बना लीजिए अपना समीकरण 1, इसे बना लीजिए अपना समीकरण 2। ठीक, और लिख दीजिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक, भाग करने पर करें, अनुपात निकालते हैं तो आ गया E1 बाई E2 L1 बाई L2। ये मिल गया, देखो तुम्हें एक सूत्र, यानी किस प्रकार दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना की जाती है, ये पक्का हो गया। ठीक, अब इस पर एनसीईआरटी में एक उदाहरण है, उस उदाहरण को पढ़ के मैं उसमें मान रख के बता देता हूँ, इसे हटा लेता हूँ। प्रश्न नंबर, ये प्रश्न नंबर पे जा रहा हूँ सीधे मैं। ये है प्रश्न नंबर एनसीईआरटी में 3-12 अभ्यास 3-12 एनसीईआरटी। ये रहा, देखिए क्या कहता है इसमें। किसी पोटेंशियोमीटर व्यवस्था में 1.25 विद्युत वाहक बल के लिए एक सेल का संतुलन बिंदु तार के 35 सेंटीमीटर की लंबाई पर प्राप्त होता है। यानी 1.25 के और कितनी दूर प्राप्त होता है? 35 सेंटीमीटर, यानी E1 के L1 ये हो गया। दूसरे में कह रहा है विद्युत वाहक बल दूसरे वाले का क्या होगा, अगर पता करें उसका मान लेते हैं E2 के, और ये प्राप्त होता है 63 सेंटीमीटर की दूरी पर, ऐसे 0, 35, 0 ऐसे लिख लें मान लीजिए। तो क्या देखिए क्या बनेगा, सूत्र क्या है? यही सूत्र है, देखिए, यानी E1 बटे E2 यानी 1.25 बटे E2 और 35 बटे 63। ठीक, अब इसे भाग करें 7 से, 7 पंजे 35, 7 नम 63। इसे 5 से काट दें, 0.25। ठीक, 5 दूनी 10, 5 5 25। तो E2 का मान आ गया 2.25 वोल्ट। ये हो गया तुम्हारा उत्तर। ठीक, यानी सीधे मान रख देने पर उत्तर होगा। इसके बाद आगे भी प्रश्न हैं, एनसीईआरटी के जब हल कराऊंगा आपको उसमें मैं और प्रश्नों को भी लूँगा। ये था 3-12। अब 3-12 के उत्तर की जांच होगी 2.25 वोल्ट। ठीक, चलिए अब देखते हैं कि इसका तीसरा काम क्या है। किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ये कैसे बताता है। ये जो आंतरिक प्रतिरोध है
ये कैसे मिलता है। ठीक, उसके लिए थोड़ा सा परिवर्तन इसमें करना होगा, बस थोड़ा सा। इसको यहाँ से हटाकर, इस सेल को यहाँ से हटाकर, इस सेल को E2 को हटा लिया तो L2 को हटा लिया। अभी L2 नहीं, दोबारा लगाएंगे L2 को। L2 बनेगा लेकिन दोबारा बनेगा। अभी हटा लिया इसको L2 को, ऐसे। ठीक, बस E1 को रखा, E1 को E रखा, ज़रूरत नहीं है E1 बनाने की, और L1 को L रखा। बाद में इसको L1 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये रखा, और यहाँ पर इस स्विच को खोल लिया ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है, यानी ये वही पुराना सर्किट बन गया। यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा दिया, बाह्य प्रतिरोध, जिसका मान हमें ज्ञात हो R। ठीक, और यहाँ पर कुछ नाम बता दिए, इस नीचे वाले लूप को नाम दे दिया लूप 2 ऐसे। ठीक, फिर शुरू करते हैं, देखिए कितनी आसानी से आंतरिक प्रतिरोध निकलेगा, जरा देखो एक बार। ठीक, अब देखिए क्या करना है। S1 जो स्विच है पहला, S1 या SW1 जो भी है, बंद, और S2 खुला। ये है A पार्ट। क्या होगा अगर S1 बंद है तो क्या होगा, और ये खुला है। अगर ये स्विच खुला है तो इसमें धारा पास नहीं होगी, यानी कि ये यहाँ पे है ही नहीं अभी तक। स्विच लगेगा तो पास होगी। इसका मतलब ये स्विच बंद है तो इसकी रीडिंग आ जाएगी। इसका जो विद्युत वाहक बल है कितना, EKL1। इस रीडिंग को क्या मान लिया, 1 मान लिया। देखो ऐसे। ठीक, अब इस रीडिंग को मैंने 1 मान लिया। E की वजह से आई रीडिंग कितने पे, L1 पे। संतुलन बिंदु प्राप्त हुआ, धारा 0 हुई गैलोमीटर में, बिल्कुल पहले की तरह। अब B पार्ट में इसको एक समीकरण का नाम दे दें, समीकरण नंबर 1। अब S1 बंद, S2 बंद, S1 बंद व S2 बंद, दोनों स्विच बंद, यानी इस स्विच को भी बंद कर दिया ऐसे। ठीक, तो रीडिंग कहाँ पर आएगी, अब ये संतुलन बिंदु बदलेगा। अब ये संतुलन बिंदु कहाँ पहुँच गया, अब ये पहुँच जाएगा मान लीजिए L2 पर ऐसे। ठीक, तो यहाँ L2 पर जो विभव आएगा वो कितना आएगा, जरा देख के बताओ। जितना विभवांतर यहाँ होगा उतना ही आएगा। कितना विभवांतर होगा, कहता है इसे बंद कर देने से लूप 2 में एक धारा पास हो जाएगी। लूप 2 में जो धारा पास होगी उस धारा की दिशा इसके प्लस से, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे धारा नहीं है, यहाँ पे भी धारा नहीं है, यहाँ पे भी धारा का मान 0 है, और यहाँ पे भी धारा का मान 0 है संतुलन की अवस्था में। लेकिन यहाँ पर एक धारा पास होगी, इस धारा को मान लेते हैं I0, जो यहाँ पास हो रही है, लूप 2 में पास हो रही है। और यहाँ धारा 0, यहाँ धारा 0, यानी सिर्फ नीचे वाले में धारा पास हो रही है। अब लूप 2 में धारा, कितनी धारा है, I0। कितना मान है I0 का, जरा बताओ देख के। इस लूप में I0 का मान क्या है, ये धारा जो पास हो रही है ऐसे बैटरी के पॉजिटिव से निकल के जो घूम रही है, इसमें इसका मान बताओ। यहाँ पे नहीं, गैलोमीटर में नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, सिर्फ इसमें हो रही है। इसका मान कितना होगा, इसमें कुल विभव या कुल विभवांतर E के बराबर है कुल प्रतिरोध R प्लस R है। जरा चेक करें, ये जो प्रतिरोध है R, ये किसका है, इस सेल का है, और बाहर से लगाया गया प्रतिरोध R बाह्य प्रतिरोध है। कुल मिला के छोटा r प्लस बड़ा R ही इसमें प्रतिरोध है। ये आ गई धारा। अब इस धारा में कितना विभवांतर इस L2 पर मिलेगा। ठीक, कह रहा जी जो इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर होगा, इन दोनों बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होगा
यानी इस बिंदु को मान लूँ Z, इसे मान लूँ Y, ऐसे, ठीक। यानी कि VZ माइनस वी वाई यही वो विभवांतर है जो KL2 बनाएगा। VZ माइनस VY, हम जानते हैं कि विद्युत धारा की दिशा में जाने पर विभवांतर घटता है, तो VZ माइनस VY ही यहाँ पर KL2 के रूप में दिखाई देगा। अब VZ माइनस VY कितना होगा? कहता है जी जितना R में विभवांतर है वही होगा, क्योंकि Z से Y तक जाने में केवल R ही शामिल होता है। तो धारा की दिशा में जाने में विभवांतर गिरता है, तो कितना विभवांतर गिराएगा? R IR के बराबर। कह रहा है जी ये विभवांतर I नॉट R के बराबर होगा, क्योंकि इसमें कितनी धारा मानी हुई है हमने? I नॉट, नीचे के परिपथ में। बस इतनी सी बात समझनी है और कुछ नहीं, ठीक। अब इसे हटा लो, ये लो, ठीक, ये बन गया। अब यहाँ पे I नॉट का मान रख दो। I नॉट का मान क्या है? देखो यही है I नॉट का मान। इसी परिपथ में जो धारा है उसका मान निकल चुका, उसको यहाँ रख दो। तो कैसा बनेगा समीकरण? KL2 ER प्लस R R। कहता है ये तुम्हारा दूसरा समीकरण है। एक KL1 वाला है, एक KL2 वाला है। अब इसमें जो E का मान है KL1, कहता है जी वो इसमें लगा लो। E का मान जो है इसमें लगा लो, यहाँ लगा लो, KL1 के पदों में, ठीक। तो क्या बन जाएगा? कैसा मामला हो जाएगा ज़रा देखो एक बार। ये हो जाएगा KL2 KL1 R प्लस R, यहाँ से K कैंसिल, कट जाएगा। अब दोनों तरफ से हल करें, L2R प्लस L2 बड़ा R L1 बड़ा R। तो छोटे r का मान आ रहा है L1 माइनस L2 बड़ा R बटे L2, ठीक। देखो छोटे r का मान आ रहा है, ये रहा छोटे r का मान, L1 माइनस L2 बटे L2, और ऊपर कौन है? R है। बस आंतरिक प्रतिरोध का ये मान है, ठीक। अब इस पर NCERT में जो उदाहरण है, अब मैं उसको कराता हूँ। समझ में आ गया? फोटो ले सकते हैं। देखो मैं हट गया, देखो मैं हट गया, फ़ोटो ले लो, ठीक है, याद रहेगा फ़ोटो स्क्रीनशॉट। चलिए अब इस पर NCERT में एक सवाल है, वो करा देते हैं। कौन सा सवाल है NCERT में? हम पहुंच रहे हैं पोटेंशियोमीटर में दर्शाया गया, पोटेंशियोमीटर में दर्शाया गया 2 वोल्ट आंतरिक प्रतिरोध इतना का कोई सेल पोटेंशियोमीटर इतने में इतने वोल्ट बनाए रखता है, 63 की लंबाई है, उसके बाद 82 की लंबाई है, जो प्रतिरोध लगाया गया है वो है आपका हाँ ये है आखिरी सवाल, बिल्कुल आखिरी सवाल इसी बात पर है। ये तो मैंने 22 नंबर पढ़ दिया, उसे करेंगे हम हल, इसी बात पर हमें लेना है, ठीक। तो सवाल है 23, यानी ये है NCERT का अभ्यास, बिल्कुल आखिरी सवाल जा रहा है ये, सवाल नंबर 23, 3-23 ये जा रहा है। देखिए इसमें बताया गया है कि चित्र में 1.5 वोल्ट के सेल का आंतरिक प्रतिरोध मापने के लिए 2 वोल्ट का पोटेंशियोमीटर दर्शाया गया, खुले परिपथ में संतुलन बिंदु 76 है। यानी L1 जो बता रहा है, ये बता रहा है
6.3 सेंटीमीटर पहले वाला। जब इस आर को नहीं लगाया गया तो पहले इसका ईएमएफ वोल्ट में कितने सेंटीमीटर पे संतुलन बिंदु आया। उसके बाद आर लगाया 9.5, परिपथ में बाह्य रेजिस्टेंस लगाया नीचे की तरफ, आर 9.5 ओम। इस फिर वापस जो देखा तो संतुलन बिंदु प्राप्त हुआ 64.8 सेंटीमीटर पर। जो आंतरिक प्रतिरोध है वो ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि जो बड़ी वैल्यू है L1 वो बड़ी वैल्यू है, L2 वो छोटी वैल्यू है। L1 तब है जब R नहीं लगाया गया संतुलन बिंदु इस विद्युत वाहक पल के लिए, और L2 तब है जब R लगाया गया, R में कितना युगांतर है उसके लिए। ठीक, चलिए अब वैल्यू लगा लेते हैं। R बताना है R L1 माइनस L2 बटे L2, सीधे इसमें वैल्यू लगा देते हैं। ठीक, अब इससे R का मान प्राप्त हो जाएगा 76.3 76.3 64.8 बटे 64.8, बस ये ओम है, उत्तर में है। ठीक, ये आपका उत्तर आ चुका है। ठीक, जो भी इसकी वैल्यू आएगी अनुमान तो ये है कि ये हो गया 12 पंजे 60, 1.8 के आसपास इसकी वैल्यू आएगी। तीसरे चैप्टर का ये आखिरी सवाल है। चलिए मिला देते हैं, आंसर देखते हैं। 1.7 बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया मैंने, 1.8 1.7। तो आर का जो मान है कितना आ गया 1.7 ओम, ये आ गया देखिए। ओके, तो ये था पोटेंशियोमीटर का सवाल जो इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है। कार्बन कलर कोड, कार्बन कलर कोड यानी कि रजिस्टर पर रंगों के हिसाब से हम कैसे उसका प्रतिरोध नापते हैं, ये एक वीडियो एक क्लास में लास्ट में हम लेंगे। ये वीडियो हमने अब तक इस सीरीज़ में नहीं दिया, बाद में इसको आराम से एक सेपरेट वीडियो में मैं बना के दूंगा आपको। कार्बन कलर कोड कैसे देखते हैं उसको याद करवाऊंगा, प्रैक्टिस करा दूंगा आपकी। ठीक है, क्वेश्चन आते ही आप तुरंत कर देंगे उसको। ठीक है, चलिए अब देखते हैं पोटेंशियोमीटर का महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, क्या क्या इसमें हो सकता है। ठीक, चलिए देखते हैं। तो देखिए पुराना पहले की तरह का जो परिपथ था मैं वापस उसी को ले आया। ए टी ये और लिख दिया मैंने, जो संबंध स्थापित हुआ उसको मैंने लिख दिया कि भाई जो ई है वो के एल है ऐसे, और के क्या है, के है विभव प्रवणता। ठीक, अब यहाँ पर पहली बात आती है कि इस आर एच का मान, इस बिंदु को मान लेता हूँ मैं ई, अबे यार ई नहीं मानना भाई, ई नहीं मानना, ई पहले से मान रखा है। ए बी सी डी ई एफ जी एच, जी और एच मान लेता हूँ, जी इसे मान लेता हूँ एच। ठीक, जॉकी के जी से एच की तरफ जाने पर, पहला मैंने देखिए क्या कारण लिखा, रिहोस्टैट का है ना, जी से एच की तरफ जाने पर आर एच का मान बढ़ाने पर यानी अगर ये जॉकी रियोस्टेट वाला जॉकी है ना जी से एच की तरफ जाएगा तो देखिए प्रतिरोध का मान इस परिपथ में बढ़ेगा, यानी आर एच का मान बढ़ेगा।
ठीक। अब संतुलन बिंदु, संतुलन बिंदु किस प्रकार प्रभावित होगा? संतुलन बिंदु प्रभावित होगा ठीक। कैसे? अब ये संतुलन बिंदु है, इसके पास दो बिंदु लेता हूँ मैं, ये लेता हूँ मैं इसे लिख लेता हूँ मैं एक्स वाई जेड, कुछ नाम देता हूँ इसको, क्यू पी क्यू एम एन एल ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के के एल जे के आई जे के आई, अरे यार आई भी मान रखा है इसमें, करंट भी मान रखा है, सारी चीज़ें तो इसमें सारे प्रतीक तो हमने मान रखे हैं इसमें। आई जे के एल एम एन, इसको मान लूँ एम, इसके मान लूँ एन। तो संतुलन बिंदु प्रभावित होगा एम से एन की ओर जाएगा या एन से एम की ओर जाएगा। बताओ, इस सवाल का आंसर बताओ। अगर मैं प्रतिरोध घटा दूं यहाँ पे, मतलब बढ़ा दूं, तो संतुलन बिंदु जो है E इक्वस टू के एल पर है, तो इस एल का मान बढ़ेगा या घटेगा? सीधी सी बात ये है। अब देखो कैसे सोचते हैं। हम जानते हैं कि जो के का मान है, ये के विभव प्रवणता, इसका एक सूत्र है, ये निर्भर करती है इस रियोस्टेट के मान पर। अगर ये रियोस्टेट का मान बढ़ता है तो ये विभव प्रवणता घटती है। अगर ये विभव प्रवणता घटती है और उतना ही विद्युत वाहक बल इस सेल का है जितना कि पहले से था, लगा रखा है, तो क्या होगा? एल का मान बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि विभव प्रवणता घटेगी तो एल का मान बढ़ेगा, क्योंकि ये विद्युत वाहक बल वही है पुराने वाला, जितना भी लगा रखा था, ये जो कहता हूँ उतना का उतना ही है। कारण अगर ये प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा घटेगी, मुख्य परिपथ में धारा का मान घटेगा। धारा का मान घट जाने से ए और बी के बीच आया विभवांतर घटेगा। विभवांतर घटने के कारण विभव प्रवणता घटेगी। विभव प्रवणता के घटने के कारण ये विभव दूर जाके मिलेगा। ठीक, इसका मतलब जो है संतुलन बिंदु इस तरफ को चलेगा, यानी m से n की तरफ चलेगा। संतुलन बिंदु m से n की ओर चलेगा। ये हमारा उत्तर है पहले वाला। दूसरे वाला हमारा उत्तर नहीं है। ठीक, ओके। दूसरी बात क्या होती है, कहता है इस गैल्वेनोमीटर के साथ में हम एक बहुत बड़ा प्रतिरोध लगा देते हैं। इस गैल्वेनोमीटर के साथ में हम यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रतिरोध लगा देते हैं। यहाँ पे हम एक बहुत बड़ा प्रतिरोध लगा देते हैं और कहता है ये किलो ओम में होता है, 600 किलो ओम, 1000 किलो ओम। कहे इसका क्या काम है? इस 600 किलो ओम का क्या काम है? भाई इसमें धारा जीरो है ना। देखो संतुलन की अवस्था में इस तार में धारा जीरो है, इसका क्या काम है? कहता है जी इससे संतुलन बिंदु ढूंढने में आसानी होती है, क्योंकि जब तक धारा जीरो नहीं बनती तब तक तो उसे ढूंढना पड़ेगा, संतुलन बिंदु को ढूंढना तो पड़ेगा। कब तक? जब तक धारा जीरो नहीं होती। तो धारा जीरो ढूंढने में आसानी होती है। क्यों? क्योंकि धारा जीरो से पहले जो भी धाराएं हैं जिनको जीरो तक लाना है उनके मान बहुत कम हो जाते हैं। अगर यहाँ बहुत बड़ा प्रतिरोध लगा दूंगा मैं तो यहाँ धारा का मान बहुत कम हो जाएगा, और धारा का मान बहुत कम हो जाएगा तो इस बिंदु को शुद्धता तक देखना, शुद्धता तक जांचना आसान हो जाएगा। यानी संतुलन बिंदु की शुद्ध सही जानकारी के लिए यहाँ पर एक अधिक प्रतिरोध लगा दिया गया ताकि गैल्वेनोमीटर में धारा का मान कम हो जाए। इस तार में, गैल्वेनोमीटर की तार में धारा का मान कम हो जाए, संतुलन बिंदु को ढूंढने में आसानी हो जाए। क्योंकि अगर इसमें धारा का मान ज़्यादा होगा तो थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाएगा तो एकदम से फ्लक्चुएट करेगा, थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो
एकदम बहुत ज़्यादा उसमें हलचल हो जाएगी। लेकिन अगर इसमें धारा का मान बहुत कम हो तो वो बहुत धीरे धीरे उसमें बैलेंस पॉइंट को हम आसानी से ढूंढ सकते हैं। ठीक, तो इसका मतलब सीधा हो गया कि गैल्वेनोमीटर की जो करंट सेंसिटिविटी है, जो धारा संवेदनशीलता है, गैल्वेनोमीटर की धारा संवेदनशीलता को कम करने के लिए, ठीक, ये चीज़ जो है इसमें लगाई जाती है। ठीक, चलिए पता लग गया कि धारा को कम करने के लिए, या धारा संवेदनशीलता की बात छोड़िए, धारा संवेदनशीलता तो हम आगे पढ़ेंगे, गैल्वेनोमीटर जब बढ़ाएंगे तो मैंने बता दिया आपको, आगे मैं बताऊंगा धारा संवेदनशीलता वास्तव में चीज़ क्या है। ठीक, गैल्वेनोमीटर को यहाँ पे क्या करना है बस कि धारा को कम करने के लिए, ताकि संतुलन बिंदु शुद्धता तक आ सके, संतुलन बिंदु में त्रुटि ना हो, इसमें धारा का मान कम कर दिया जाता है, संतुलन बिंदु ढूंढने में आसानी होती है, इसलिए यहाँ एक बड़ा प्रतिरोध साथ में लगा दिया जाता है। इससे ज़्यादा इसका कोई काम नहीं है। ठीक, तो ये दो तरह के परिवर्तन हैं जो गैल्वेनोमीटर में हो सकते हैं। बाकी इस पर आधारित जो सवाल हैं हमारे, वो एनसीईआरटी का हल हम शुरू कर रहे हैं अगली क्लास में। कुछ मैंने करा दिए हैं, कुछ मैं करा दूंगा, जो बचे हैं वो मैं करा दूंगा। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में और शुरू करते हैं एनसीईआरटी अभ्यास 1 से लेकर 23 नंबर तक सब सवाल हम करेंगे। ठीक है, ओके, बाय।